जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा न्यू टॉपिक है अमेजोन डायनामोडीबी। लास्ट क्लास के अंदर हमने आरडीएस पढ़ा था और आरडीएस के अंदर कितनी स्टेप्स होती है वो हमने पढ़ा था। ठीक है। लास्ट टॉपिक के अंदर जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर एक्चुअली हमने क्या किया था, जो हमारे पास रिलेशनल डाटाबेस थी उसको कवर किया था। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो नॉन रिलेशनल डाटाबेस होती हैं क्लाउड के अंदर वो कौन कौन सी होती हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने रिलेशनल डाटाबेस को कवर किया था, जिसके अंदर हमने आरडीएस को पढ़ा था। तो आरडीएस के अंदर कितने डाटाबेस इंजन होते हैं, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सारे पढ़े थे और उसके हमने लैब भी परफॉर्म की थी। तो वो तो था हमारा रिलेशनल डाटाबेस का कॉन्सेप्ट। एडब्ल्यूएस के अंदर आपके पास नॉन रिलेशनल डाटाबेसेस भी होती हैं। ठीक है। और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डायनामोडीबी। तो ये हमारे पास होता है डायनामोडीबी। इसके स्पेलिंग में दोबारा लिख देता हूँ। डायनामो डीबी। तो ये भी हमारे पास एक तरह की डेटाबेस ही होती है क्लाउड के अंदर, लेकिन ये क्या होती है, ये नो रिलेशन डेटाबेस है, नो सीक्वल डेटाबेस है। जो आरडीएस होती है ये आपके पास क्या होती है, सीक्वल डेटाबेस होती है। इसको हम रिलेशनल डेटाबेस भी बोलते हैं। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जाके, अगर मैं आपको यहाँ पे ले जाऊं। अब देखिए हमें रिलेशन डेटाबेस हमने यूज करनी है। तो मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली माई सीक्वल सर्च करूंगा या मैं यहाँ पे डायरेक्टली ओरेकल सर्च करूंगा तो मुझे नजर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आरडीएस एक सर्विस है, इसी के अंदर मुझे सारी सर्विस मिलेगी। मुझे आरडीएस को यूज करना पड़ेगा। तो आरडीएस आपके पास एक सर्विस है, एक रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, आरडीएस को। तो अगर आप आरडीएस को सिलेक्ट करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे अगर मैं क्रिएट करता हूँ क्रिएट डेटाबेस, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डेटाबेस इंजन अब मिलेंगे आपको। आपने माई एसक्यूएल यूज करना है, पोस्टग्रे यूज करना है, अरोरा यूज करना है, मारिया डीबी, कौन कोई भी अपन यूज करना है, आप यहाँ से उसको इजिली जाके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन ये जितने भी डेटाबेस हमारे पास यहाँ पे 6-7, ये आपके पास सारी रिलेशनल डेटाबेस है जो आपको आरडीएस के अंदर मिलेंगे। आरडीएस आपके पास एक सर्विस है। आरडीएस कोई डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस सर्विस है आपकी। उसके अंदर आपको डिफरेंट डेटाबेस इंजन मिल रहे हैं, ये आपने याद रखना है। इसी तरह जो डायनामो डीबी है ना, डायनामो डीबी, अगर आपको नो लिस्ट डेटाबेस चाहिए तो उसके लिए आप डायनामो डीबी का यूज करें। डायनामी डीबी एक तरह की सर्विस भी है और एक तरह के हमारे पास डेटाबेस भी है। ठीक है। डायनामिक डीबी एक तरह का डेटाबेस है, इसी को हम वहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर करते हैं, इसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर मैंने डायनामोडीबी सर्च किया तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लैंड हो गया इस पेज के ऊपर। यहाँ पे डायरेक्टली इसको मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे टेबल्स क्रिएट कर सकता हूँ, डिफरेंट चीजें यहाँ पे आके मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये भी आपने दो चीजें याद रखनी है। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम क्लाउड के अंदर नोड रिलेशनल डेटाबेस यूज करना चाहते हैं, डायनामो डीबी यूज करना चाहते हैं, तो वो किस तरह करेंगे। डायनामो डीबी के अंदर फंक्शन कौन कौन से होते हैं, किस तरह काम करता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आरडीएस के अंदर नहीं है, या इसके अंदर कौन कौन सी चीजें नहीं है जो आरडीएस के अंदर है। ठीक है। उसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने आपको एक तरह का डिफरेंशियल बताया हुआ है, इसको मैंने बहुत दफा पढ़ा है कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है और नॉन रिलेशनल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो मेन डिफरेंस यही होता है कि जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्कीमा होता है, वो फिक्स होता है। और जो नॉन रिलेशनल होता है वो जरा फ्लेक्सिबल होती है। वहाँ पे हम अपनी मर्जी का डाटा पुट कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं, बट रिलेशनल के अंदर ऐसा नहीं होता। इसको नॉन रिलेशनल के आज हम लैब भी परफॉर्म करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली बात इन्होंने यहाँ पे वो क्लियर कर दी है कि भाई जो डायनामो डीबी है ना वो नो सीक्वल डेटाबेस है, मतलब नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस नहीं है आरडीएस की तरह। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामो डीबी आ फुली मैनेज्ड सर्वरलेस की वैल्यू नो सीक्वल डेटाबेस। तो ये अपने सारे कीवर्ड याद रखने हैं। आपको एग्जाम के अंदर किस तरह पूछा जाएगा, वो आपसे पूछेगा कि हमने की वैल्यू डेटाबेस यूज करनी है क्लाउड के अंदर, तो उसके लिए कौन सी यूज करेंगे, तो उसके लिए हम डायनामोडीबी यूज करेंगे। हमें नो सीक्वल डेटाबेस यूज करनी है, उसके लिए कौन सी यूज करेंगे। हमें सर्वलेस डेटाबेस चाहिए, हमें फुली मैनेज्ड नो सीक्वल डेटाबेस चाहिए, तो उसके लिए जो भी आपको क्वेश्चन आए आपने हमेशा डायनामोडीबी यूज करना है। ठीक है। बट पहले आपने ये चीजें पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि एक्चुअली क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया हमने। तो ये सारे फंक्शन होते हैं।
फुली मैनेज होती है, फुली मैनेज और आरडीएस भी होती है। आपको पता चलेगा किस तरह फुली मैनेज होती है। फुली मैनेज का मतलब क्या होता है, उसकी ऑटो स्केलिंग, उसके पैचेज, उसके लोड बैलेंसिंग, सारे काम कौन कर रहा होता है? एडब्ल्यूएस वाले खुद कर रहे होते हैं, हमें नहीं करने पड़ते। जिस तरह हम EC2 बना के उसको सिस्टम मैनेजर के थ्रू पैचेस लगाते हैं, उसको जाके उसको अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो सारी चीजें हमें नहीं करनी पड़ती क्योंकि मैनेज सर्विस होती है हमारे पास। तो उसका मतलब होता है फुली मैनेज। सर्वलेस का मतलब ये होता है कि सर्वलेस आर्किटेक्चर होता है, यहाँ पे हमें सर्वर को मैनेज नहीं करना पड़ता, EC2 बनाना नहीं पड़ता, उसको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता। तो वो कॉन्सेप्ट होता है सर्वलेस का। की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम हमेशा की जनरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम काम करेंगे वो की के थ्रू करेंगे। हमारे पास डिफरेंट कीज होती होंगी, तो उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे डाटा को रिट्रीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो नो सीक्वल का तो आपको पता है कि नो सीक्वल क्या होता है। तो यहाँ से जरा पढ़ लेते हैं। एक फुली मैनेज सर्विस होती है, इसका मतलब होता है कि Amazon मैनेज ऑल ऑफ द अंडरलाइंग कंप्यूट एंड स्टोरेज नीड टू स्टोर योर डाटा, ठीक है। मतलब कि आपकी आपकी डेटाबेस किस सर्वर के ऊपर चल रही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपने नहीं करना कुछ भी। आपकी स्टोरेज की कैपेसिटी कम है या ज्यादा है, आप उसको मैनेज नहीं करते, ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। स्केलेबिलिटी, DynamoDB automatically adds more compute and storage capacity as your data grow, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होती रहती है। यहाँ पे जैसे ही आपका डाटा ग्रो होता है, आपकी कैपेसिटी की आपकी ऑटोमेटिकली स्केलिंग हो जाती है। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, DynamoDB कॉपीज योर डाटा अक्रॉस मल्टीपल AWS रीजन टू अवॉइड डाटा लॉस। आपने याद रखना है ये भी कॉन्सेप्ट। अगर हम RDS की बात करते हैं, ठीक है, RDS के अंदर हमें डाटा एप्लीकेशन मिलता है, बैकअप का ऑप्शन ऑप्शन में मिलता है, बट बैकअप हम बना सकते हैं बट विद इन सेम रीजन, ठीक है। अगर एक एजी ये है और एक एजी ये है, तो हमारी प्राइमरी डेटाबेस यहाँ पे चलेगी और सेकेंडरी यहाँ चलेगी, ठीक है। उसको हम दूसरे रीजन के अंदर नहीं बना सकते। लेकिन डायनामोडीबी के अंदर क्या होता है, डायनामोडीबी के अंदर अगर आपकी एक डायनामोडीबी इस रीजन के अंदर चल रही है, तो उसका जो आप रेप्लिका बनाना चाहते हैं, उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, आप दूसरे रीजन के अंदर जाकर भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, आप बना सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी डाटा रेप्लिकेट होगा वो यहाँ पे होगा। इसलिए डायनामोडीबी के अंदर हमें हाई अवेलेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, रिडंडेंसी ज्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू RDS। ये भी याद रखना है आपको। यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि हमें कोई डेटाबेस चाहिए क्लाउड के अंदर, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है ना, वो अक्रॉस डिफरेंट रीजन हम जाकर उसको स्टोर कर सकें, रेप्लिकेट कर सकें, कॉपीज बना के बैकअप बना के उसको स्टोर कर सकें। तो अब हमें बताएंगे कौन सी डेटाबेस यूज करें, फिर आपको RDS भी बताएगा, डायनामोडीबी भी बताएगा। ऑब्वियसली आपने वहां पर फिर कौन सा चूज करना है, डायनामोडीबी, क्योंकि मल्टी रीजन का ऑप्शन हमें सिर्फ डायनामोडीबी के अंदर ही मिलता है। जी हारून। सर अरोरा जो है ये भी मतलब डिफरेंट रीजन्स के अंदर मतलब वो करता है ना, या अवेलेबिलिटी हाँ जो है बिल्कुल, इसके। जो अरोरा होता है वो भी हमें डिफरेंट रीजन डाटा एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर फर्स्ट करें क्वेश्चन आ जाता है ना आपको, तो फिर वहाँ आपको अरोरा नहीं आपको देगा, आपको माई सीक्वल देगा या आपको RDS ही बता देगा। अरोरा का वहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। मतलब आपको अरोरा फिर डायनामोडीबी एक साथ नहीं देगा ऑप्शन। अगर वहाँ पे मल्टी रीजन की बात करेगा, इस तरह के ऑप्शन की, तो वहाँ पे अरोरा और डायनामोडीबी ऑप्शन आपको इकट्ठा नहीं देगा। बट ये यही है ऑप्शन सर। हमारे पास अरोरा के अंदर भी होता है, मल्टी रीजन का। रिकवरेबिलिटी, DynamoDB कैन रीस्टोर योर डाटा फ्रॉम ऑटोमेटिक बैकअप ऑपरेशंस। अगर आपका डाटा लॉस हो जाता है, आपका डाटा दोबारा रिकवर हो जाएगा, जो आपके बैकअप बने होंगे उसको दोबारा से वहां से डाटा आप रिट्रीव कर सकेंगे। लो लेटेंसी, अगर आपको लेटेंसी कम चाहिए, स्पीड ज्यादा चाहिए, परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, ठीक है, डाटा की रीड राइट ऑपरेशन आपको ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए फिर आप DynamoDB यूज करेंगे, ठीक है। तो इसकी स्पीड अरोरा और RDS से भी ज्यादा होती है DynamoDB की। Data can be read from a DynamoDB table in a few milliseconds, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि हमें कोई ऐसी डेटाबेस चाहिए जहाँ पे जो लेटेंसी है वो फ्यू मिली सेकेंड हो। उसके लिए फिर हम कौन सी यूज करेंगे, DynamoDB यूज करेंगे। या कोई ऐसी डेटाबेस जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड है, तो वो हमारे पास DynamoDB ही है। सिक्योरिटी, आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी लगा सकते हैं टेबल्स के ऊपर, लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन यूजर किस टेबल को एक्सेस कर सकता है, वो सारे काम यहाँ पर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको डाटा होता है वो टेबल के अंदर ही स्टोर होता है, पर वहाँ पे क्या होता है जैसन स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर आपका डाटा स्टोर होता है, उस फॉर्मेट में स्टोर होता है, जैसन के अंदर स्टोर होता है, ये भी याद रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ लैब के अंदर। आप दोबारा चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, मैं आपको कुछ चीज बताऊँ इसके बारे में। जिस तरह भाइयों यहाँ पे देखें, हमने बहुत लैब की, जो हमने हमारा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर, उसके अंदर जितनी भी हमने लैब्स परफॉर्म की हैं वो सारी रिलेशनल डेटाबेस की हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर काम किस तरह होता है। तो रिलेशनल के अंदर क्या होता है, आपकी सबसे पहले डेटाबेस होती है, उस डेटाबेस के अंदर आपके टेबल बने होते हैं, ठीक है, इस तरह टेबल बने होते हैं डेटाबेस के अंदर, कंट्री टेबल, वर्ल्ड टेबल, ठीक है, माई टेबल, इस तरह बने होते हैं। उस टेबल के अंदर फिर आपकी रोज और कॉलम बने होते हैं जहाँ पे डाटा आपका स्टोर होता है। इसी तरह होता है कि नहीं जी भाइयों। यस सर। ठीक है, तो ये आपने सारी चीजें मैंने आपको दिखाया भी था, टेबल्स किस तरह आपने देखे, सारी चीजें मैंने आपको दिखाई, रोज कॉलम वगैरह हर चीज में आपने देख ली। ये तो बात होगी एसक्यूएल के अंदर कि ये टेबल होता है, टेबल के अंदर इसको हम रोज बोलते हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं, कॉलम के कॉलम नेम्स होते हैं, और उसके अंदर डाटा हमारा स्टोर होता है। अब अगर हम बात करें नो सीक्वल डाटाबेस की, तो वहां पे किस तरह काम किया जाता है। तो नो सीक्वल के अंदर भी ना आपका क्या होता है, डाटा स्टोर होता है टेबल के अंदर ही होता है। फर्ज कर लें ये आपका टेबल है, ये टेबल है आपका। एक्चुअली होगा क्या कि इस टेबल के अंदर, ये मैं बात कर रहा हूँ नो सीक्वल की, अपनी याद रखना, इस टेबल के अंदर आपके पास डिफरेंट क्या होंगे, आइटम्स होंगे, ठीक है। आइटम क्या होगा, फर्ज कर लें आपके पास एक डाटा है यहाँ पे, कि एक आईडी है, ठीक है, आईडी आपके पास 1 है, नेम है आपके पास, नेम उसका है ए, फर्ज कर लें, ठीक है। एज है उसकी स्टूडेंट की, एज है उसकी 14, यहाँ पे लाइन लगा दी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक डाटा, इसको हम बोलेंगे एक आइटम, ये एक पर्सन का डाटा है, तो ये हमारी एक आइटम होगी। अब आइटम नंबर 2 यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी दूसरे स्टूडेंट का डाटा होगा, आईडी लिखी होगी, आईडी क्या है उसकी 2 होगी, नेम क्या है उसका, नेम उसका बी होगा, ठीक है। अब उसकी एज नहीं हमें पता, तो एज आप यहाँ पे ना भी लिखें तो इट्स ओके। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नो सीक्वल के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर या स्कीमा होता है फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो इट्स ओके, काम करेगा हमारे लिए। बट रिलेशनल के अंदर ये डिफरेंस होता है कि वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं कर सकते। अगर एक कॉलम के अंदर आईडी, नेम, एज लिखा हुआ है, तो उसके नीचे तमाम इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी ही पड़ेगी, तमाम स्टूडेंट के, हम किसी को भी यहाँ पे मिस नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, एम्प्टी नहीं छोड़ सकते किसी भी कॉलम को, ठीक है। यहाँ पे अगर एज नहीं है तो इट्स ओके, नो इशू, आपका डाटा सेव हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल स्कीमा या फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। इसी तरह एक और स्टूडेंट है, उसके पास भी एक आईडी है, आईडी उसकी है 3 है, उसका नेम है, नेम फर्ज कर लें, नेम उसका सी है, और उसकी एज भी नहीं आपको पता, उसका जो हॉबी है ना वो आपको पता है, उसका जो हॉबी है वो रीडिंग है, रीडिंग बुक्स, ठीक है, ये उसका हॉबी है। अब नो सीक्वल के अंदर आपका डाटा इस तरह स्टोर होता है, इस फॉर्मेट के अंदर, जैसन के अंदर, जैसन स्क्रिप्ट होता है उसके अंदर डाटा स्टोर होता है आपका, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टेबल। ये जो इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है, इंडिविजुअल पर्सन की इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, इसको हम बोलते हैं आइटम, तो ये हमारी होती है आइटम नंबर, ठीक है। और ये जो होते हैं आईडी, नेम, एज, इसको हम एसक्यूएल के अंदर क्या बोलते हैं, एसक्यूएल के इसको हम बोलते हैं कॉलम नेम, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स, ये हमारे होते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स के अंदर फिर हमारी उसकी वैल्यूज होती हैं एट्रीब्यूट्स की, ये उसके आगे सामने वैल्यूज लिखी होती है, तो यहाँ पे इस तरह टर्म को यूज किया जाता है नो सीक्वल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जब हम एसक्यूएल के अंदर काम करते थे, एसक्यूएल में अगर कोई डाटा को रिट्रीव करना तो वहां पे हम एक एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर कोई कमांड लिखते थे, तो कोई
क्वेरी लिखते थे वहां पे हम, ठीक है, फॉर सिलेक्ट करके, सिलेक्ट फ्रॉम, इस तरह करके लिखते थे, डिस्क्राइब, इस तरह करके। अगर यहाँ पे डाटा आपने एक्सेस करना है या रीड करना है, रिट्रीव करना है, तो वो किस तरह करेंगे? वो हम कीज के थ्रू करेंगे। यहाँ पे हम डिफरेंट एक टर्म यूज करते हैं, की क्या होती है? की ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो तमाम आइटम के अंदर सेम आ रहा हो। यहाँ पे देखें, यहाँ आईडी आ रहा है, इस आइटम के अंदर भी आईडी आ रहा है, इसके अंदर भी आईडी आ रहा है। इसका मतलब कि जब भी हमको डाटा रिट्रीव करेंगे तो हम आईडी को यूज कर सकते हैं। आईडी हमारी क्या होगी? की होगी। हमें आईडी यहाँ पे 2 लिख दें तो आपको 2 नंबर पर डाटा आपको शो कर देगा। आप यहाँ पे आईडी मान लिख दें तो आप 1 आईडी वाला आपको डाटा शो कर देगा, ये आइटम नंबर आपको शो कर देगा। तो कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो तमाम आइटम के नंबर अंदर या एक टेबल के अंदर कॉमन आ रहा हो, वो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। ये हमारी होती है प्राइमरी की, जिसको यूज करते हैं डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा कॉलम नेम, कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो सेम आ रहा हो। लेकिन हो सकता है कि मल्टीपल चीजें सेम आ रही हो, जिस तरह यहाँ भी नेम आ रहा है, यहाँ भी स्टूडेंट का नेम आ रहा है, यहाँ भी स्टूडेंट का नेम आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कीज आपकी ज्यादा भी हो। तो जो मल्टीपल कीज होती हैं, अगर कीज एक से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट की। अगर सिर्फ एक ही की है आपके पास, वो हमारी प्राइमरी की होगी। अगर एक से ज्यादा की है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो तमाम आइटम के अंदर एक एक ही आपके टेबल के अंदर रिपीट हो रही है, सेम है, तो वो हमारी होगी कंपोजिट की। कंपोजिट की भी उसको हम बोल सकते हैं, उसको हम सेकेंडरी की भी बोल सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो ये हमारा एक्चुअली जो है ना, वो एक फॉर्मेट होता है नॉन सीक्वेंस डेटाबेस का डायनामोडीबी के अंदर। तो इसको अब हम रीड कर लेते हैं जरा यहाँ से। यहाँ पे पढ़ लें जरा। टेबल्स इन डायनामोडीबी टेबल सिमिलर टू रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, डायनामोडीबी स्टोर डाटा इन टेबल। तो आपका डाटा होता है यहाँ पे, वो भी टेबल के अंदर ही स्टोर होता है, लेकिन यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर जरा डिफरेंट होता है। द टेबल नेम एंड प्राइमरी की मस्ट बी स्पेसिफाइड एट टाइम क्रिएशन, टेबल क्रिएशन। जब भी आप वो टेबल क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपने हमेशा टेबल नेम डालेंगे वहां पे, एट द क्रिएशन ऑफ टाइम, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल। और वहां पे शुरू में ही आप उसकी प्राइमरी की डिफाइन कर देंगे। प्राइमरी की क्या होती है? कोई ऐसा एट्रीब्यूट, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके थ्रू आउट द टेबल सेम रहेगी, जो कॉमन होगी, जो तमाम आइटम के अंदर सेम सेम आ रही होगी। वो स्टूडेंट नेम भी हो सकता है, वो आईडी नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Each DynamoDB table has at least one column that acts as primary key। तो हर कॉलम टेबल के अंदर at least वन की तो होनी ही चाहिए, या नेम कॉमन होना चाहिए, या आपका आईडी आ रहा हो, या कुछ और चीज आ रही हो। ठीक है, वो एक चीज तो सेम आनी चाहिए आपकी। तो एक की आपकी जरूर होनी चाहिए। अगर की नहीं होगी तो आपका टेबल नहीं बनेगा। The primary key is only the data that is required when storing a row in DynamoDB table. Any other data is optional। तो प्राइमरी की होती है, उसी को यूज करते हुए डाटा को हम स्टोर करवाते हैं, डाटा को रिट्रीव करते हैं। अगर बाकी जो चीजें होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं, उसको हम ज्यादा नहीं देखते। जी भाइयों, की का कॉन्सेप्ट समझ हो गया? यहाँ पे कीज क्या होती हैं, उसको क्यों यूज किया जाता है की को? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि फर्ज कर लें, यहाँ पे आपके पास आईडी फर्ज करने से सबके अंदर सेम नहीं है। ठीक है, एक टेबल के अंदर आईडी यहाँ पे है, यहाँ मिसिंग है, यहाँ नहीं आईडी, तो फिर डाटा को किस तरह रिट्रीव करेंगे? तो कोई एक प्राइमरी की होनी चाहिए जो सब आइटम के अंदर आ रही हो। ठीक है, तो एक से ज्यादा प्राइमरी कीज भी हो सकती हैं, फिर उसको हम बोलते हैं कंपोजिट की या सेकेंडरी की। नेक्स्ट चलते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, एसक्यूएल या रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जिस तरह हमारे पास कॉलम नेम होते हैं, उस कॉलम नेम को हम नो सीक्वल डेटाबेस के अंदर बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जिस तरह आईडी, नेम, एज, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। A column in DynamoDB table is called attribute। जो टेबल DynamoDB टेबल के अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं attribute। An attribute represent a fundamental data element, something that doesn't need to be broken down any further। इसको मजीद ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। Any attribute is similar in concept to table, column or field in। जिस तरह वो कह रहा है कि रिलेशन डेटाबेस के अंदर कॉलम नेम होते हैं, इसी तरह यहाँ पे आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं NoSQL के अंदर। Primary key in DynamoDB table can consist of one or more attributes। Data is required from primary key attributes, all other table attributes are optional। यहाँ पे देखें क्या कह रहा है
प्राइमरी कीज इन DynamoDB कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट। तो आपके एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होने ही चाहिए आपके आइटम के अंदर। तो ये एट्रीब्यूट्स होंगे नेम, आईडी, हॉबीज, फेवरेट कलर, एज। तो ये हमारे पास क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। और इसी एट्रीब्यूट्स को हम एसक्यूएल के अंदर क्या बोलते हैं, कॉलम नेम बोलते हैं। आइटम क्या होती है कि जो इंडिविजुअल पर्सन का डाटा हम स्टोर कर रहे होते हैं वो हमारा होता है आइटम। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। एन आइटम इज अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आर यूनिकली आइडेंटिफाइबल अमंग ऑल द अदर आइटम्स। ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। आपकी जो हर आइटम होती है उसके अंदर वन, एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारे पास एक आइटम है, ये सेकंड आइटम है, ये थर्ड आइटम है। तो इस आइटम के अंदर क्या है, इस आइटम के अंदर एक्चुअली एट्रीब्यूट्स हैं। आईडी नेम एज, आईडी नेम हॉबी, ये क्या है, सारे एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम नेम है। ईच आइटम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स प्राइमरी की एट्रीब्यूट। कि जो भी आइटम होगी उसके अंदर कोई ना कोई प्राइमरी की होगी। ठीक है, फर्ज कर लें ये जो आइटम, तीन आइटम मैंने यहाँ बनाई हुई है, तो इसके अंदर कोई एक एक कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो सब में कॉमन आ रहा है, आईडी और नेम आ रहा है। तो ये हमारी क्या होगी, प्राइमरी की होगी। आईडी हमारी प्राइमरी की होगी, और जो नेम कॉमन आ रहा है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास कंपोजिट की या सेकेंडरी की होगी। उसके बाद जो यहाँ पे एज आ रहा है, यहाँ पे हॉबी आ रहा है, ये ऑप्शन होती है हमारे पास। जी हारून। सर बेसिकली ये जो प्राइमरी की है concept ये है कि मतलब एक टेबल में अगर आई वैसे सारे टेबल में सेम ही होनी चाहिए ना, ये एक एट्रीब्यूट सेम हो, हाँ, कोई ऐसा टेबल जिसके अंदर अलग अलग कोई हो। एक एट्रीब्यूट सेम हो। लेकिन सर अगर अलग अलग हो हर मतलब आइटम का अगर अलग अलग एट्रीब्यूट हो तब प्राइमरी की बनती है कि नहीं बनती? नहीं बेटा, वो टेबल ही नहीं बनेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जब आप डायनामोडीबी टेबल के ऊपर काम करते हैं ना, तो जब आप उसको क्रिएट करते हैं, जब आप क्रिएट टेबल करेंगे, यहाँ पे देखें लिखा हुआ क्रिएट टेबल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो आपको एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल यहाँ पे प्राइमरी की ये लिखा हुआ, पार्टीशन की को हम प्राइमरी की भी बोलते हैं। आपने यही भी प्राइमरी की डिफाइन करनी है। ठीक है, वो आपका एज हो सकता है प्राइमरी की, वो आपकी आईडी हो सकती है। तो इसका मतलब होता है जो प्राइमरी की होगी वो आप जितनी मर्जी आप आइटम बना रहे हैं, 100 बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं, 500 बना रहे हैं, वो सबके अंदर अब आ रही होगी। ठीक है, तो यहीं पे अब हम सही। टेबल नेम भी यहाँ दे देंगे, और पार्टीशन की या उसको हम प्राइमरी की भी बोलते हैं। भी याद रखना है, पार्टीशन की प्राइमरी की सेम होती है। ठीक है, तो यहीं पे उसको प्राइमरी की दे देंगे और यहीं पे आप उसको टेबल नेम दे देंगे। आपको वो नजर आ रहा था, सही है सर। ये वाला? आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है अभी? हारून, आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है अभी? ये अच्छा, मैं एक्चुअली आपको यहाँ पे लेके आ रहा था। यहाँ पे देखें। अब नजर आ रहा है हाँ, सर। यहाँ पे देखें। मैं करता हूँ क्रिएट टेबल। मैं डायनामोडीबी टेबल के अंदर हूँ। मैं यहाँ पे अगर इसको करूँ क्रिएट टेबल, ये देखें, मैं क्रिएट टेबल करूंगा ना, यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो मुझे यही पूछ देगा भाई ये आप यहीं पे टेबल नेम बता दें और पार्टीशन की बता दें। पार्टीशन की लिखा हुआ, पार्टीशन की का मतलब क्या होता है, प्राइमरी की। यहीं पे मैं उसकी प्राइमरी की डिफाइन कर दूंगा। आईडी रख सकता हूँ मैं, नेम रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे एज रख सकता हूँ प्राइमरी की या पार्टीशन की। तो जो मैं यहाँ पे रखूंगा वो पूरे टेबल के अंदर हर आइटम के अंदर अब वो आपको नजर आएगा, प्राइमरी की। ठीक है, तो वहां पे मुझे कोई ना सही कोई है सर वैल्यू रखनी समझ पड़ेगी आपको। सही है। The number and type of non-primary key attributes can be different for each item in a table। तो जो नॉन प्राइमरी कीज होती हैं, ऐसी कीज जो मैच नहीं कर रही हैं, वो कुछ भी कितनी भी हो सकती हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं। अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी क्या होती है। प्राइमरी क्या पता चल गया, क्योंकि ऐसा एट्रीब्यूट जो एक टेबल के अंदर सेम आ रहा है, हर आइटम के अंदर आ रहा है, वो हमारी क्या होती है, प्राइमरी की। अगर मल्टीपल प्राइमरी कीज आ रही है तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट की या सेकेंडरी की। ठीक है, प्राइमरी की को हम पार्टीशन की भी बोल सकते हैं,
कंपोजिट की को हम सेकेंडरी की भी बोल सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ टू एट्रीब्यूट्स, द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज अ पार्टीशन की और हैश की, द सेकंड एट्रीब्यूट सॉर्ट की और रेंज एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे कुछ और भी टर्म यूज हो रही हैं कि जो आपकी फर्स्ट की होती है उसको हम पार्टीशन की भी बोलते हैं, उसको हम प्राइमरी की भी बोलते हैं, उसको हम हैश की भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी की हमारे पास होती है उसको हम सेकेंडरी एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, या कंपोजिट की भी उसको हम बोल सकते हैं, सेकेंडरी की भी बोल सकते हैं। तो डिफरेंट चीजें आप उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली वही आपको बताया गया है दोबारा कि पार्टीशन कैसे होती है। पार्टीशन इस तरह होती है कि एक टेबल होता है, टेबल के अंदर पार्टीशन 1 है, पार्टीशन 2 है। तो जो पार्टीशन 1 और 2 है ये एक्चुअली क्या है, हमारे पास आइटम है, ये आइटम नंबर 1 है और ये आइटम नंबर 2 है। ठीक है, और इन आइटम के अंदर क्या होगी, एक एक प्राइमरी की होगी जो उनको डिफरेंशिएट करेगी बाद में। ये सिर्फ आपने इसको पढ़ लेना है, वही चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई भी चीज एडिशनल नहीं है। ये लिखें कि जो डाटा है इस पार्टीशन, या जो आइटम है इस पार्टीशन बाय प्राइमरी की। ठीक है, ईच टेबल हैज वन और मोर पार्टीशंस। एक टेबल के अंदर एक आइटम भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन चार पाँच छह मल्टीपल आइटम हो सकते हैं। न्यू पार्टीशंस आर एडेड, डाटा इज एडेड टू द टेबल। जब भी आप कोई न्यू डाटा टेबल ऐड करेंगे तो वो एक अलग से पार्टीशन बन जाएगी, एक अलग से आइटम बन जाएगी। तो इसको पढ़ लेना है आपने। यहाँ पे देखें ये एक टेबल है, इसके अंदर हमारे पास अभी क्या है, एक ही आइटम है, फ्रेंड आईडी, नेम, हॉबीज और फेवरेट कलर। तो फ्रेंड आईडी हमने क्या किया, फ्रेंड आईडी हमारी क्या है, प्राइमरी की। और बाकी क्या है, बाकी हमारे नॉन प्राइमरी कीज हैं, बाकी एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब आगे आ जाए। अब देखें जब आपने दूसरा डाटा ऐड किया यहाँ पे, तो आपने फ्रेंड आईडी वहाँ पे लिखा ही लिखा। ठीक है, वो आपसे पूछेगा फिर दोबारा कि फ्रेंड आईडी यहाँ पे जरूर लिखें। बाकी अगर आप यहाँ पे नेम कॉलम नहीं बनाते तो इट्स ओके, हॉबीज कॉलम नहीं बनाते इट्स ओके, फेवरेट कॉलम नहीं बनाते इट्स ओके। यहाँ पे देखें, यहाँ पे फेवरेट गेम और फेवरेट फूड यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं बनाया हुआ हमने, क्यों? क्योंकि ये एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन जो प्राइमरी कीज होती हैं वो आपने हर, आपको हर एट्रीब्यूट नजर आएगा, हर आइटम के अंदर आपको नजर आएगा। ठीक है, वो आपने बनाना ही होगा हर आइटम के अंदर। यस सर। फिर भाइयों हमारे पास एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल टेबल्स का। या ग्लोबल टेबल क्या होता है, जिस तरह हमने आरडीएस पढ़ा ना, तो आरडीएस के अंदर क्या होता है, आरडीएस के अंदर कुछ इस तरह होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ मेरे ऐसे यूजर्स हैं जो दूर हैं मेरे सर्वर से, फर्ज करें आपका सर्वर यूएसए के अंदर बना हुआ है। ठीक है, आपके यूजर यूएसए के अंदर भी हैं और वो पाकिस्तान एशिया के अंदर भी हैं। तो क्या इतनी दूर ट्रैवल करके यहाँ पे आएंगे? हो सकता है वहाँ पे लेटेंसी इशू आए आपकी वेबसाइट को सर्च करने में या एप्लीकेशन को सर्च करने में। तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे एक रीड रेप्लिका बना देते हैं। आरडीएस की अगर मैं बात करूँ तो आप उस उनके करीब जो एक रीड रेप्लिका बना देंगे, तो उन्होंने जो भी रीड क्वारी करनी है वो यहाँ पे करें, उनको इतनी दूर ट्रैवल करके ना आना पड़े। इसी तरह अगर आप डायनामो डीबी यूज कर रहे हैं, डायनामो डीबी डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो आप फर्ज कर लें आप चाहते हैं कि मेरे यूजर यूएसए के अंदर नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, एशिया के अंदर भी हैं, वो मेरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हैं, यूरोप के अंदर भी हैं, तो डिफरेंट जगह के ऊपर मेरे यूजर्स हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उन यूजर्स के करीब रीजन के अंदर आप एक अपना डेटाबेस बना देते हो, सिर्फ डेटाबेस। उसको हम बोलते हैं ग्लोबल टेबल। उससे क्या होगा कि जो भी डाटा आपका यहाँ पे स्टोर होगा यहाँ भी रेप्लिकेट होता रहेगा, यहाँ भी रेप्लिकेट होता रहेगा। ठीक है, उन्होंने जो भी फिर डेटाबेस को एक्सेस करना है वो अपने करीबी रीजन से करेंगे, ना कि उनको ट्रैवल करके यूएसए जाना पड़े। उसको हम बोलते हैं ग्लोबल टेबल्स। तो ये ग्लोबल टेबल वाला ऑप्शन हमें डायनामो डीबी के अंदर ही मिलता है और किसी के अंदर नहीं मिलता, ये भी अपनी याद रखना। इसको पढ़ लेते हैं। Using global tables option, create a DynamoDB table that is automatically replicated across your choice of AWS। अब जहाँ जहाँ कहेगा कि यहाँ जहाँ बन जाएगा ग्लोबल टेबल, वहां बन जाएगा आपका, वर्ल्ड वाइड बनेगा पूरे दुनिया के अंदर। डिलीवर फास्ट लोकल रीड राइट परफॉर्मेंस
for global applications. Your application can stay highly available in the unlikely event of isolation or degradation. अगर कोई मिस हैपन हो जाता है, कोई वहां पे कोई डिजास्टर आ जाता है, तो आप ग्लोबल टेबल से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लेटेंसी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लोबल टेबल का यूज करते हैं डायनामोडीबी टेबल के अंदर। आपने ये याद रखना, ताकि हमारे हमारा जो यूजर है वो अपने क्रीपी रीजन से हमारी डेटाबेस को एक्सेस कर पाए, ना कि उनको ट्रैवल करके दूर जाना पड़े। A global table is a collection of one or more DynamoDB tables, which must all the owned by a single AWS account. वो single account से ही belong करेंगे। The table in the collection are also known as replica tables. इसको replica table भी बोलते हैं। Each replica stores name set of data items. When you create a global table, you specify the AWS region where you want to store the table. ठीक है, want table available। जब भी आप कोई ग्लोबल टेबल बनाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आप इसको किस रीजन में बनाना चाहते हैं। तो ये इजी वाइज नहीं होता है। ग्लोबल टेबल का मतलब ये है कि रीजन वाइज बनेगा, ये रीजन के अंदर बनेगा। आप रीजन स्पेसिफाई करेंगे, इस रीजन के अंदर जाके बना दो मेरा टेबल। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम ग्लोबल टेबल वाला ऑप्शन यूज करते हैं। यहाँ पे देखें कि आपकी 3 डेटाबेस चल रही हैं। एक आपकी यहाँ पे चल रही है यूएस ईस्ट वन के अंदर, सेंट्रल वन के अंदर, यूएस वेस्ट टू के अंदर। आप यहाँ पे ग्लोबल टेबल भी यूज कर रहे हैं, ऑप्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप जितने भी यूजर्स होंगे, जो नियर बाय यूजर होंगे, वो इस ग्लोबल टेबल को यूज करेंगे। अब वो इस डेटाबेस को यूज करेंगे, ना कि वो आपके इस प्राइमरी को यूज करें। की टेक पे जरा यहाँ पे पढ़ लें। DynamoDB table is a fully managed NoSQL database service. DynamoDB offers fast access to table data. DynamoDB table has essentially no table size or throughput the limits. ग्लोबल टेबल्स रिड्यूस द डिफिकल्टी। तो आपने याद रखना, ग्लोबल टेबल का ऑप्शन में DynamoDB टेबल के अंदर ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, और जो रीड रेप्लिका होता है वो में RDS के अंदर मिलता है, वो में DynamoDB टेबल के अंदर नहीं मिलता। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, आपने को याद रखना है हमेशा। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस होता है, यही चीजें एक्चुअली पूछ जाती हैं आपसे क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम के अंदर। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक?